हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी PYQ लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर सीरीज में हम राष्ट्रीय मुद्दे डिस्कस करते हैं, यानी कि नेशनल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और उत्तराखंड स्पेसिफिक जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो हम उत्तराखंड की जो लेक्चर सीरीज है उसमें करते हैं। वो लेक्चर सीरीज भी इसी चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जो भी यूके ट्रिपल एस सी कराता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आप इसे यूके PSC के लिए भी रेफरेंस में ले सकते हैं। इसमें हम जनरल जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम वीडियो, वीपीडीओ, पुलिस पटवारी और पुलिस सहायक के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक OPEC यानी कि ओपेक का सदस्य है। ओपेक यानी कि तेल बेचने वाले देश। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें सारे के सारे जितने भी आपके जो बेसिकली पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचते हैं। पेट्रोलियम यानी कि तेल से रिलेटेड है बेसिकली। तो ओपेक के सबसे पहले समझते हैं, ओपेक की जो स्थापना हुई थी ये बेसिकली हुई थी आपकी 1960 में। 1960 में इराक के बगदाद जो है इराक की कैपिटल है, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ था और ओपेक का गठन हुआ था। और 1961 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। 1960 में ये ओपेक की बैठक हुई थी जिसमें बहुत सारी कंट्री जिनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उन्होंने हस्ताक्षर करे थे। अभी के टाइम पे ओपेक में जो सदस्य देश हैं अभी के टाइम पे है इसमें 12 कंट्रीज हैं। 12 कंट्रीज इसकी सदस्य देश हैं। और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये पड़ता है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान देना, यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। और इसमें आपके क्या हैं 12 कंट्रीज अभी सदस्य हैं। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में। ये सारे के सारे दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं, पेरू, चिली, वेनेजुएला और ब्राजील। इसमें जो है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा है, वेनेजुएला इसका राइट आंसर है। अभी वेनेजुएला न्यूज में भी है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो को यूएसए ने एब्डक्ट कर लिया था, वहाँ से रातों रात उठा के यूएसए में जेल में डाला गया है, जो बेसिकली वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक मुद्दा है ये। लेकिन अब वेनेजुएला न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए। और वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, काराकस। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वेनेजुएला न्यूज में चल रहा है। तो अभी ओपेक की जो कंट्रीज हैं इनको एक बार देख लेते हैं। ये है ओपेक कंट्री जो अभी ओपेक मेंबर्स हैं। तो इसमें साउथ अमेरिका यानी कि ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपका यूएसए है, ये आपका वेनेजुएला है। तो इसमें ये वेनेजुएला हो गई, इक्वाडोर हो गया। ऐसे ही अफ्रीका की कंट्रीज अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला। पहले इसमें कॉन्गो भी होता था लेकिन अब कॉन्गो नहीं है। इसमें मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। अभी के लिए अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला हो गया, लीबिया हो गया। और यहाँ आपका हो गया गल्फ कंट्रीज में ईरान, इराक, कुवैत, कतर, UAE, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जो 12 मेंबर कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति धन के वितरण को क्या करता है। इन्फ्लेशन के बारे में है क्वेश्चन। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या करता है, आपके धन के वितरण को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है ना। डिस्टर्ब करता है तो क्या करेगा, असमान करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असमान। अच्छा, कभी कभी मुद्रास्फीति की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। सेवाओं की जो कीमतों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन आपकी जो मुद्रा है उसमें मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। कभी भी डेफिनेशन आती है तो बस आपको इतना याद रखना है कि वस्तुओं और सेवाओं में तो वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड एरो। और वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। यही क्या है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, यही इन्फ्लेशन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, समान तो रहेगा नहीं, स्थिर भी नहीं रहेगा, असमान रहेगा ना, तभी तो मुद्रास्फीति है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया और लोगों की क्या है, जेब पे भार पड़ रहा है। यही मुद्रास्फीति है। अभी मुद्रास्फीति 2.5 2.6 के आसपास चल रही है। ये रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, ये आपकी फरवरी 2026 की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कोंकण रेलवे में, कोंकण नाम से आपको समझना है, कोंकण का मतलब होता है आपका जो कौन सा, महाराष्ट्र, गुजरात से नीचे, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर नीचे गोवा, कर्नाटक तक के जो आपका तट आता है। बेसिकली महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, स्पेशली ये वाला महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में जो
तट आता है, गुजरात के कुछ पार्ट से भी मान लेते हैं कोंकण, लेकिन स्पेशली जो है आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के जो तट में है उसको कोंकण तट बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सीधा सीधा। यहाँ आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, केरल को एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से, केरल बहुत दूर हो गया तो केरल नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें क्या था, उपयुक्त में से कोई नहीं भी था एक, तो इसको ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक कोंकण तट। अच्छा, ऐसे रेलवे के क्या, भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन है, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। ये मैंने यहाँ पे एक तरीके से चार्ट लगा रखा है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर में, उत्तर रेलवे का न्यू दिल्ली, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, पूरब का कोलकाता हो गया और पश्चिम का मुंबई। इतना तो सीधा सीधा याद होना चाहिए आपको। पश्चिम रेलवे मुंबई, पूर्व रेलवे कोलकाता। अब बीच वाले जो है इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। फिर उत्तर से क्या हो गया, उत्तर मध्य रेलवे में जैसे आए तो इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोला जाता है। फिर ऐसे ही दक्षिण मध्य में आए तो सिकंदराबाद, बात करके याद रख, इलाहाबाद, सिकंदराबाद। ऐसे ही अब यहाँ पश्चिम मध्य जबलपुर और पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व वाले, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप बना सकते हैं अपने तरीके से। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर और पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, ये मध्य वाले हमने देख लिए। अब देखते हैं इनके बीच में, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर और दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता। हाँ, ये ध्यान देना है, कोलकाता दो का है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी है और उत्तर पश्चिम रेलवे का भी है। और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का आपका आता है बिलासपुर, ये ध्यान देना, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ऐसे ही आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे का आ जाता है हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, और उत्तर पूर्वी रेलवे का आ जाता है गोरखपुर। इसमें ये आपको ध्यान देना है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये तो जनरली हम देखते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का दिमाग से इसकी हो जाता है, तो इसको ध्यान देना है, गुवाहाटी है इसका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। और पूर्वी तटीय रेलवे का है आपका भुवनेश्वर। इसी तरीके से कोलकाता मेट्रो का तो कोलकाता हो गया, और दक्षिण तटीय रेलवे जो है आपका, इसका पड़ जाता है आपका विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे का आता है आपका विशाखापट्टनम। इस तरीके से हमने ये रेलवे जोन देख ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी है? अच्छा, पहले के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है और ये किस शासक से संबंधित है। अब क्वेश्चन बन रहे हैं किस भाषा में लिखी गई, तो समझते हैं। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति से आपको तुरंत से नाम याद आना चाहिए, हरिसेन। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। तो हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है ये है आपकी संस्कृत भाषा। अब क्वेश्चन अभी भाषा बना है तो ऐसे ही शैली वो हो सकता है, कौन सी शैली में है? इसकी शैली को बोला जाता है चंपू शैली। चंपू एक काव्यात्मक शैली होती है जिसमें आपका गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उसी को चंपू शैली बोला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें से इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है, जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है इसमें लिखा क्या है। इसमें समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसके बारे में वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़ा छोड़ देता है राजा, और वो घोड़ा जितनी दूर तक जाना चाहे जा सकता है। अगर किसी ने उस घोड़े को रोका तो उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। इस तरह की आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा सीरियल में, रामायण महाभारत में, अश्वमेध यज्ञ। और साथ में एक धरणी बंध, ये याद रखना, धरणी बंध यानी कि धरती को बांधने वाला। समुद्रगुप्त ने समस्त धरती को बांधने वाला, इस तरीके से मैं विजेता बनूं, समस्त धरती का विजेता बनूं, इस तरीके से भी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया था। इस प्रयाग प्रशस्ति में उसके बारे में वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ और धरणी बंध के बारे में। अच्छा, इसी तरीके से जैसे समुद्रगुप्त से संबंधित है आपका हरिसेन, इसी तरीके से कुमारगुप्त से भी संबंधित है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए, कुमारगुप्त से कौन सा संबंधित है आपका जो लेख है कुमारगुप्त से। ऐसे ही स्कंदगुप्त से कौन सा लेख है? कुमारगुप्त से आपका याद रखिएगा विल्संड स्तंभ लेख। विल्संड स्तंभ लेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। और भीतरी स्तंभ लेख जो है वो आपका किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। ये भी आपको फैक्ट पता होनी चाहिए। अच्छा, समुद्रगुप्त से एक तथ्य ये आता है कि श्रीलंका के शासक थे, जिसको उस समय श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था। श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी थी गया में बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार बनाने की। बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार बनाने की परमिशन किसने? मेघवर्मन ने मांगी थी। किससे? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है, जिसको समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, T20 इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? देखिए, T20 इंटरनेशनल मैच की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें आप, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर है दीपक चहर, जो CSK के लिए
आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेलते हैं। हाँ, तो ये हैट्रिक लेने वाले कौन है? दीपक चहर। अभी के ऑप्शन में पता चलेगा कहाँ से खेल रहे हैं, वैसे सीएसके से खेल रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा, दीपक चहर ने क्या सर्वप्रथम भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक ली। अब टी20 का जैसे आया, तो अभी आपका क्या चल रहा है? टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है। कब का? 2026 का सेशन जो चल रहा है टी20 वर्ल्ड कप का, ये कहाँ चल रहा है आपका? इंडिया और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में अभी चल रहा है। इससे पिछला जो हुआ था 2024 का, वो कहाँ हुआ था? वो आपका हुआ था यूएसए और कैरिबियन, कैरिबियन जो द्वीप समूह है वहाँ हुआ था। और किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। ये तो पता होगा आपको, इंडिया ने जीता था। किसको हरा के जीता था? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था। साउथ अफ्रीका को फाइनल में, साउथ अफ्रीका को हरा के इंडिया ने मैच जीता था। और किसकी कैप्टनशिप में? रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में जीता था। और इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी 2025 में, ये भी आपको पता होना चाहिए इंडिया ने। अच्छा, टी20 का अगला जो संस्करण होने वाला है 2026 का, ये कहाँ होने वाला है? ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2026 का तो अभी हो रहा है, 2028 का हर 2 साल में होता है, बाइनल इवेंट होता है। 2028 का जो होगा आपका, वो आपका होगा ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो रहा है। और जो टी20 का पहला सेशन हुआ था 2007 का, ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था साउथ अफ्रीका में। किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। किसको हरा के जीता था? जो इंडिया का प्रतिद्वंदी रहता है इंपोर्टेंट, पाकिस्तान को हरा के जीता था 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, ये टी20 मैच की, इंटरनेशनल मैच की बात हो रही है। अगर 2007 के जो वर्ल्ड कप की बात करें, तो वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले जो हैट्रिक ली थी वो किसने ली थी? ब्रेट ली ने ली थी। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, इन्होंने अब तो संन्यास ले लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे ब्रेट ली, इन्होंने सबसे पहले हैट्रिक ली थी। टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। टी20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक किसकी है? ब्रेट ली के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है। इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 51 आता है आपका, अगर मैं संविधान में बात करूं तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है आपका क्या? डीपीएसपी। ये कहाँ से लिया गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 51 के ए में आपके हैं क्या? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। रशियन यानी कि उस टाइम पे यूएसएसआर जो था उससे लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? मुद्रा नीति पर नियंत्रण, अब देखो ऑप्शंस में देखो, एक मुद्राध्यक्ष भी दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना है इसको। तो कौन कौन से किसके देख थे यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो है आपका कृषि भूमि से संबंधित था सीताध्यक्ष। इसको याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो, जैसे माता सीता को जमीन से उत्पन्न हुई ऐसा माना जाता है राजा जनक के, जब वो हल जोत रहे थे, तो इस तरीके से। तो ये ऐसे रख सकते हो, कृषि मतलब कृषि यानी भूमि से संबंधित सीताध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष जो होता था, मुद्राध्यक्ष का काम था ये जो आपका सिक्के और जो रॉयल चिन्ह होते हैं, सिक्के और जो रॉयल चिन्ह होते हैं उनको इशू करवाता था ये। और किस लिए इशू करवाता था? यात्रा के लिए। यात्रा यानी कि पासपोर्ट ऑफिस टाइप का समझ लो इसको, पासपोर्ट ऑफिसर मान लो। पासपोर्ट एक उस समय में जो अगर यात्रा परमिट जो होते थे उसमें या बाहर से जो लोग आते थे उनको ये एक तरीके से यात्रा परमिट इशू करवाता था, इसको मुद्राध्यक्ष, इसको जो था मुद्राध्यक्ष। अगला है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष से आपके मापतौल से संबंधित होते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष के पास क्या था आपका? मुद्रा और टकसाल नियंत्रण था। मुद्रा व टकसाल का नियंत्रण किसके पास था? लक्षणाध्यक्ष के बाद, जो मुद्रा नीति पर भी नियंत्रण रखता था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जैसे ही आती है 11th शेड्यूल की बात होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत से क्या आ जाना चाहिए? 11वीं अनुसूची यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत क्या था? आपकी किसकी बात की गई थी? पंचायतों की बात की गई। पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है इसी के रिस्पेक्ट में मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इसी से संबंधित है।
अच्छा, इसमें पंचायतों में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात आएगी तो एक किसकी बात होगी? म्यूनसिपालिटी, यानी कि नगर पालिका की बात होती है। नगर पालिका किसमें? 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, ये कौन से भाग में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका 11th शेड्यूल में हो गया। और ये म्यूनसिपालिटी, हाँ म्यूनसिपालिटी आ गई आपके 12th शेड्यूल में। हाँ, ये पता होना चाहिए। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपालिटी आ गई और 11th शेड्यूल में आपका ये पंचायतों के बारे में आ गया। अच्छा, इसमें कौन सा है वो ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट? इसका पार्ट नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पंचायतों से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ये भी है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा ये भी है। जैव सांख्यिकी और जन्म मृत्यु पंजीकरण ये आपका इससे संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, ये संबंधित नहीं है क्योंकि इसका जो है ना, ये आपका म्यूनसिपालिटी वाले में, यानी कि जो आपका 12वां जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत रखा गया है। और ये पंचायतों के बारे में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किसके बारे में? पंचायतों के बारे में, और भाग 9 में रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार लक्षद्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो तटरेखा की लंबाई है ये चेंज हुई थी। इसमें अभी जो न्यू जो सर्वे किया गया था उसके तहत इसमें चेंज आए। पहले ये कितनी थी? 7516.6 किलोमीटर थी। अब नहीं है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन में आएगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो अभी कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर भारत की कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, ये जो भी सारे द्वीप समूह आते हैं उनको इंक्लूड करते हुए भारत के तटों की बात हो रही है, यानी कि गुजरात के तट से लेके आपका यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक पूरा। इसी में थोड़ा समझते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार में 2 द्वीप समूह है आपके, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। हैवलॉक, जिसका नाम क्या कर दिया है? स्वराज द्वीप। और नील आइलैंड, यानी कि नील द्वीप का उसका शहीद कर दिया है। उसको याद करने के लिए ऐसे रख सकते हैं, नील, यानी कि मृत्यु होने के बाद नीला हो जाता है ना आदमी, तो शहीद। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसी में आपका नॉर्थ अंडमान आता है। नॉर्थ अंडमान में आपकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। चोटी कौन सी पड़ती है? सैडल पीक। सैडल चोटी जो आपकी पड़ती है नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान में पड़ती है। फिर जब यहाँ से आप नीचे को आते जाएंगे, फिर यहाँ पे पड़ता है आपका मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। फिर दक्षिणी अंडमान में आपकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का नाम। फिर आता है नीचे लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ही आपका क्या पड़ता है? डंकन पैसेज, जो आपका डंकन जलडमरू मध्य जो आपका पड़ता है डंकन पैसेज, वो पड़ता है। फिर लिटिल अंडमान से आप नीचे जाएंगे कार निकोबार के बीच में, यानी कि छोटे अंडमान से कार निकोबार के बीच में पड़ता है आपका 10 डिग्री चैनल, ये भी याद रखिएगा। फिर जैसे नीचे आएंगे फिर आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में आपका कौन सा एक पर्वत पड़ता है? थुलियर, माउंट थुलियर, याद रखिएगा, माउंट थुलियर आपका निकोबार का सबसे बड़ा पर्वत चोटी है। और पूरे अंडमान निकोबार की आएगी तो सैडल पीक, यानी कि सैडल, जो आपका उत्तरी अंडमान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? सल्तनत काल में जो बाजार नियंत्रण नीति लागू करी थी सबसे पहले, ये किसने लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करी थी। तो खिलजी वंश के कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। अच्छा, खिलजी वंश के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड आता है आपका 1290 से 1320 तक। किसका? खिलजी का। खिलजी थे, उसी में से अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, 1296 से 1316 तक। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था। इसका बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाब था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बना है एक बार एग्जाम में। इसने क्या क्या करे थे? इसने बहुत सारे काम करे थे। इसने सिक्कों पर तारीख लिखवाने का काम करा था। सिक्कों पर तारीख इसी ने लिखवाई थी सर्वप्रथम। और डाक व्यवस्था की शुरुआत भी करी थी इसने, डाक व्यवस्था की शुरुआत भी करी थी। और बाजार नीति के लिए, बाजार नियंत्रण के लिए इसने क्या करे थे? लोग नियुक्त करे थे। सहनाए मंडी, सहनाए मंडी, इसका काम क्या था? बाजार का अधीक्षक था, बाजार का अधीक्षक, सहनाए मंडी। ऐसे ही दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत इसने नियुक्त करा था, जो क्या करता था? बाजार पर नियंत्रण करता था। ये बाजार के लिए जो इसने अधिकारी नियुक्त करे थे, सहनाए मंडी, दीवान ए रियासत। ऐसे ही बरीद, बरीद या मुनहियान,
मुनहियान को क्या बोला जाता था? गुप्तचर। गुप्तचरी क्या होता था? बरीद या मुनहियान होता था। ये भी बाजार के लिए। और न्याय करने के लिए सराय आदिल। सराय आदिल, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। ये किसके लिए? न्याय के लिए। ये बाजार नियंत्रण से संबंधित ये 4 व्यक्ति नियुक्त करे थे, सेनाई मंडी, दीवाने रियासत, बरीद और मुनहियान और सराय आदिल। ये 4 मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, और भी लोग थे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। इसी ने दाग और चेहरा व्यवस्था की भी शुरुआत करी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी से आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट करा। इसी तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर भी बना रखे हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिशियल होने वाले। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।